यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एडुटेरिया का फुल लेंथ यहाँ पर पेपर तीसरा होगा, ठीक है। तीसरा पेपर यहाँ पर डिस्कस करेंगे, दूसरा पेपर तक यहाँ पर हो चुका है, राइट। दूसरा या बोल सकते हैं 12, और यहाँ पर जो तीसरा फुल लेंथ पेपर है ये 13 पेपर नंबर बोल सकते हो, है ना। ओवरऑल यहाँ पर 13 नंबर है और फुल लेंथ के हिसाब से यहाँ पर तीसरा पेपर है, ठीक है। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये 3 के बाद हम लोग इसको चौथा कर लेंगे, उसके बाद फिर इसको ब्रेक करेंगे, फिर हम लोग BCW की कंटिन्यू करेंगे, जैसे हम लोग ने कि KGS से किए थे, ठीक है। वो करने के बाद फिर KGS से करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हम लोग यहाँ पर जितने भी फुल लेंथ से सबके कंटिन्यू यहाँ पर पूरे कराते चलेंगे। आते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे यहाँ से, और पार्ट 1 में करीब 76 क्वेश्चन तक या 75 क्वेश्चन तक हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे इसमें, ठीक है। देखते हैं इसको। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस नदी को हिरण्यनी कहा गया है? किस नदी को हिरण्यनी कहा गया है? आंसर हो जाएगा, ये कहा गया है सिंधु नदी को, ठीक है। सिंधु नदी यहाँ से इसका आंसर होगा, क्योंकि ऋग्वेद में सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यनी कहा गया है, ठीक है। और इसके यहाँ पर गिरने की जगह क्या होती है? परावत, अर्थात अरब सागर बताई जाती है, ठीक है। ऋग्वेद में 10वें मंडल में नदी सूत्र और नदी सूक्त जो होते हैं उसमें यमुना नदी का 3 बार और गंगा नदी का 1 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, और ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है, ठीक है। तो किस किस वजह से यहाँ पर न्यूज़ में थी, मतलब किस किस वजह से यहाँ पर देखी गई थी, उसे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर सिंधु नदी क्यों देखी गई थी, सरस्वती नदी में क्या आया था। जैसे सरस्वती नदी थी उसमें पवित्र नदी मानते थे इनको, ठीक है। तो ऐसे करके आपको याद रखना है। आगे आते क्वेश्चन 2, त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथ का उसमें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं का संकलन किस बौद्ध संगीत में किया गया था? दूसरे का आंसर हो जाएगा यहाँ पर चतुर्थ, इसका करेक्ट आंसर होगा। चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन प्रथम शताब्दी लगभग 72 ईसा पूर्व कनिष्क के शासनकाल के दौरान कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित किया गया था। इस संगीत के अध्यक्षता जो थी इसमें वसुमित्र ने की थी, और इसमें अश्वमेघ जो था, घोष जो था उसको उपाध्यक्ष बनाया गया था। इस संगीत में बौद्ध ग्रंथों को कठिन और अंशों में सम्यक विचार किया गया था तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विशाखा भाष्य नामक टीकाओं का संकलित कर दिया गया था। आगे आते क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 निम्नलिखित पर विचार करना है। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी, पहली बात। तीसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी, उन्होंने राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र से स्थानांतरित कर दिया था, सही बात है। 6ठी शताब्दी से पूर्व में सूरसेन महाजनपद आधुनिक प्रयागराज के आसपास के क्षेत्रों में फैला था। 6ठी शताब्दी से पूर्व में सूरसेन महाजनपद आधुनिक प्रयागराज के आसपास क्षेत्रों में उसके बजाय आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र में फैला था। इसकी राजधानी मथुरा थी, वस्त प्रयागराज के आसपास था, तो ये बात गलत हो जाएगा। तीसरा, 6ठी शताब्दी से पूर्व के कुल 16 महाजनपदों में से 10 महाजनपद आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्या होगा? 6ठी शताब्दी से पूर्व में अभिलेखों में कुल 16 महाजनपदों का उल्लेख था, जिसमें से 8 वर्तमान उत्तर प्रदेश में राज्य में स्थित है। गलत हो गया। चौथा, प्रसिद्ध राजवैद जीवक बिंबिसार हर्यक वंश का राजवैद शासक राजवैद था, ठीक है। ये बात करेक्ट है, ठीक है। आंसर क्या होगा? 1 और 4 दो बातें करेक्ट हैं। क्वेश्चन 4 है सूर्य मौर्यकालीन जो पदाधिकारी थे और उनके यहाँ पर सूची विभाग के बारे में बताना है कौन कौन है। देखो, पण्याध्यक्ष कौन है? पण्याध्यक्ष जो हो जाएगा आपका, ये वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था, ठीक है। उसके बाद आकाराध्यक्ष जो है ये राजकीय खान विभाग का अध्यक्ष है। राजकीय खान विभाग कहाँ जाएगा? भी हो जाएगा। उसके बाद लक्षणाध्यक्ष जो हो जाएगा ये छापे खाने का अध्यक्ष था। उसके बाद सीताध्यक्ष आपका राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष था। करेक्ट आंसर क्या होगा? चौथे का आंसर सी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है, मौर्य प्रशासन के अंतर्गत जिले के प्रभारी अधिकारी को क्या कहा है? इसमें देखो थोड़ा ब्लर दिख रहा है, लेकिन मैं आपको क्लियर बताते रहा हूँ क्या लिखा है। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत जिले के प्रभारी अधिकारी को क्या कहा जाता था? ये कहते थे किसको? क्या कहते थे इसको? रज्जु या राजू कहते थे। रज्जु के ने भूमि की माप रखने वाले जो सीमाओं थी उसका निर्धारण करने के लिए, ठीक है, और निर्धारण करने के लिए, और जो इनका सम्राट अशोक जो थे उससे शिलालेखों पर पता चलता है कि इन्हें न्यायिक अधिकारी भी प्राप्त होते थे। आंसर क्या होगा? ये करेक्ट है 5वें का। 6 नंबर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विशाखा दत्त कृत्य सुप्रसिद्ध भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? इसके विषय वस्तु क्या होगी? आंसर हो जाएगा 6ठे का। करेक्ट आंसर ये होगा। देखो, इसमें से
विशाख दत्त की सुप्रसिद्ध भारतीय नाटक जो मुद्रा राक्षस था, ये प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर के.पी. जायसवाल ने विशाख दत्त को चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन बताया था और उसके नाटक मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य को कर्तव्य पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्विसंधियाँ, षड्यंत्र आदि का वर्णन मिलता है। ठीक है, ज्ञात है कि मुद्रा राक्षस मौर्यकालीन इतिहास को समझने का एक काफी अच्छा स्रोत था। ठीक है, तो डी क्या होगा, इनमें से आंसर होगा कोई यहाँ पर इसमें इसका आंसर सही नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। प्राचीन भारत का कौन सा प्रसिद्ध मंदिर काला पैगोडा के नाम से जानते थे? यह प्रसिद्ध भी था। आंसर हो जाएगा 7वें का कोणार्क का सूर्य मंदिर इसका सही आंसर होगा। इसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम चोटगंग ने करवाया था और इस जो मंदिर का आधार विशाल चबूतरा और इसमें चारों ओर पत्थर के तरासे हुए 12 पहिए लगाए गए थे और सूर्य के रथ का पूरा आभास देने के लिए चबूतरे के सामने जो सीढ़ियाँ होती थी उनमें 7 अश्वों का स्वतंत्र मूर्तियाँ लगाई जाती थी, मानो कि ये 7 घोड़े रथ की तरह खींच रहे हुए से। कोणार्क का सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते थे, जबकि पुरी के जो जगन्नाथ मंदिर है उसको व्हाइट पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। तो ये बात याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, कौन सा यहाँ पर आएगा? धार्मिक कविताओं का संकलन जो था ये कुरल, ये किस भाषा में था? ये था तमिल भाषा में। ठीक है, क्वेश्चन 9, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? पहला सुल्तान था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, इसका सही आंसर था। ठीक है, इल्तुतमिश 1236 तक इसका टाइम पीरियड था, बलबन 1266 से 1287। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड 1296 से 1316। तो इनका टाइम पीरियड भी आपको याद रखना है। आगे आते हैं, और जो मुबारक शाह खिलजी था ये 1316 से 1320 तक था। ठीक है, स्वयं को खलीफा घोषित किया था इसने। क्वेश्चन नंबर 10 है, महान मुगल सम्राट अकबर का जन्म राणा वीरसाल के महल में सन 1542 में हुआ था। राणा वीरसाल का महल कहाँ स्थित था? करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका महल स्थित था अमरकोट में। ठीक है, आगे क्वेश्चन 11 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। ठीक है, देखते हैं इस पर विचार करते हैं। पहली बात है, इसमें बोला है बेसिन की संधि, बेसिन लिखा है बल्कि बेसिन होता है। ठीक है, कोई नहीं, मिसप्रिंट कभी हो जाता है छपने में। सूरज की संधि, सलाबाई की संधि और 5 बड़गांव की संधि, इनमें से बोले कि कालक्रम के अनुसार इनको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। देखो यहाँ पर क्या होगा, सूरज की संधि पहले क्या होगा, सूरज की संधि आपकी हो जाएगी कब? 1775 में। ठीक है, दूसरा नंबर हो गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका आएगा मतलब बड़गांव की संधि कब हुई थी? 1779 में, पेशवा माधवराव नारायण राव और अंग्रेज के बीच। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा बड़गांव मतलब डी, बी के बाद डी, यहाँ पर 2 लिख दिया, बी का डी। ठीक है, बी डी। उसके बाद आपका आएगा सी, सालाबाई की संधि 1782 में, पेशवा माधवराव और नारायण एवं अंग्रेज के बीच। ठीक है, तो ये आपका सी हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या होगा, ए हो जाएगा। ए नंबर बेसिन की संधि या बेसिन की संधि 1802 में पेशवा बाजीराव जती और अंग्रेज के बीच। बीडीसीए करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर है, सूफी संप्रदाय और उसके यहाँ पर संस्थापक कौन कौन थे? देखते हैं। पहला बोला है इसमें सूफी संप्रदाय में आपका आ रहा है सुहरावर्दी आपका क्या हो जाएगा, शिहाबुद्दीन, क्या हो जाएगा शिहाबुद्दीन। फिरदौसी बदरुद्दीन और नक्शबंदी ख्वाजा बाकी बिल्ला। अगला कादरी शेख अब्दुल कादिर जिलानी 16वीं शताब्दी में। आंसर क्या होगा, 12वें का करेक्ट आंसर यहाँ से सी करेक्ट है, डी नहीं है, सी करेक्ट है। ठीक है, जो हम लोग यहाँ पर टिक लगा रहे हैं वो आंसर आपको मानना है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर है, विख्यात संस्कृत ग्रंथ पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किस विख्यात संस्कृत ग्रंथ पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? 13 का आंसर हो जाएगा अबुल फजल, करेक्ट आंसर है। मुगल सम्राट अकबर 1556 से 1605 के अपने शासनकाल के दौरान एक अनुवाद विभाग की स्थापित किया था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पे भी पूछ सकता है कि इसमें से किस सम्राट के द्वारा अपने विभाग में एक अनुवाद विभाग स्थापित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, याद रखना है। अनुवाद विभाग किस में संस्कृत, अरबी, तुर्की और ग्रीक भाषाओं की देखने को मिलती थी। ये भी पूछ सकता है कि जो विभाग बनाया था इसमें से कौन कौन सी भाषा थी, है ना, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। आंसर क्या होगा,
अबुल फजल करेक्ट है। अबुल फजल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब बातें जो मैंने बताया आपको वो भी याद रखना है, ठीक है। 14 आते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। मराठा यहाँ पहला या दूसरा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा पहला दूसरा नहीं है, सिर्फ रिक्त स्थान में ये देखते हैं। मराठा शासन प्रणाली में चौथी आय को 2/3 या 66% मराठा सरदारों को घुड़सवार रखने को दिया जाता, जिसे कहते थे क्या, जिसे कहते थे मोकासा। क्या कहते थे, मोकासा कहते थे, ठीक है। और इस चौथ से प्राप्त आय को 4 भागों में विभाजित करते थे। 25% छत्रपति के पास जाता था, जिसे बाबती कहा जाता था। 6% पंच सचिव को भी मिलता था। शेष बचत होती है, लगभग 66% हिस्सा उन मराठा सरदारों को दिया जाता था जो घुड़सवार सेना के सैनिक रहते थे और जिसे मोकासा कहते थे, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन 15, भारत में विशुद्ध इस्लामी शैली के निर्मित प्रथम मकबरा किस शासन का था, किस शासक का था। आंसर 15 का हो जाएगा करेक्ट। यहाँ से ये था किसका, 15 का आंसर बलवन। बी यहाँ से क्या होगा, सही आंसर होगा, करेक्ट है। आगे आते हैं क्वेश्चन 16 नंबर है। निम्नलिखित में से संगीत शास्त्रियों में से किसने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को संस्थागत और लोकतांत्रिक बनाने का उद्देश्य से 1901 में लाहौर में पहली गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की थी। 16 का आंसर क्या होगा, 16 का आंसर विष्णु दिगंबर पलुस्कर, इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे क्वेश्चन आते हैं 17, प्रांतीय द्वैत शासन प्रणाली के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को आरक्षित श्रेणी में रखा गया था। आरक्षित श्रेणी में रखा गया था, करेक्ट आंसर सिंचाई को, ठीक है, किसको, सिंचाई को। आगे क्वेश्चन 18 है। 1928 की नेहरू रिपोर्ट के द्वारा अनुशंसित 19 मौलिक अधिकारों के यहाँ पर निम्नलिखित में से किन्हें स्पष्ट रूप से शामिल किया गया था। आंसर हो जाएगा 18 का, जिसमें शामिल किया गया था एक तो जो महिलाएं थीं उनके लिए सम्मान का अधिकार, समान अधिकार देते थे। उसके बाद संघ बनाने का अधिकार था इनको, राइट, और सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार था। लेकिन अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों का प्रावधान नहीं था इसमें, ये बात गलत होगी, ठीक है। करेक्ट आंसर 1 to 4 बी। क्वेश्चन 19 19 नंबर है। सुभाष चंद्र बोस की यात्रा निम्नलिखित में से सही, यहाँ पर कालक्रम क्या होगा इसका, सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। 19 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये होगा, करेक्ट है। तो यहाँ पर देखो इनके कालक्रम के अनुसार बताना है, तो कालक्रम के अनुसार अगर बताएंगे तो सुभाष चंद्र बोस से उनके बारे में जो थे, तो पहली बात यहाँ से तो करेक्ट है क्योंकि सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया था और यहाँ पर सीरियल सेल भी लगी हुई है, ठीक है। सेकंड बात आएगी, अंडमान निकोबार द्वीपों का नाम बदलकर क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखे गए थे, ये भी बात करेक्ट है, ठीक है, मतलब इसी सीरियल से आ रही है। और आज़ाद हिंद रेडियो से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया गया था। तीनों यहाँ पर क्या होंगे, इसके सीरियल से लगे हुए हैं। सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी रेडियो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर 1944 में कहा था, ठीक है। और 6 नवंबर 1943 को अंडमान निकोबार वाला जो था वो हो जाएगा, और 21 अक्टूबर 1943 को 43 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के लिए एक अंतरिम सरकार का गठन। तो सब सीरियल से लगे हुए हैं 1 2 3। क्वेश्चन 20 20 नंबर है। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के संबंध में गोमास्ता कौन था। गोमास्ता कौन था, गोमास्ता जो था बुनकरों की देखरेख के लिए नियुक्त एक वेतन भोगी नौकर था, ठीक है। आंसर क्या होगा, बी करेक्ट है, राइट। कंपनी ने कपड़े के व्यापार में जुड़े मौजूदा व्यापारियों और दलालों को खत्म करने के लिए बुनकरों पर अधिक सीधा नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की थी। उसने बुनकरों की निगरानी करने, आपूर्ति इकट्ठा करने के लिए और कपड़े की गुणवत्ता की जांच करने के लिए गोमास्ता नामक एक वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किया था। क्वेश्चन पूछ सकता है सिंपल से यहाँ से, लेकिन कठिन क्वेश्चन बन जाएगा कि बुनकरों की देखरेख के लिए यहाँ पर यह बोल देगा गोमास्ता क्या था। गोमास्ता का कंपनी के जो व्यापारी थे उनके द्वारा यहाँ पर गोमास्ता को नियुक्त किया गया था। क्यों, क्योंकि बुनकरों की देखरेख के लिए, नियुक्ति के लिए, ठीक है, याद रखना है। 21 नंबर आते हैं। किस प्रमुख शक्ति या राज्य ने सहायक संधि को स्वीकार किया जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित हुई थी। आंसर 21 का क्या होगा, 21 को हो जाएगा हैदराबाद, अवध और मराठा, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। 21 का सी आंसर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है। प्रार्थना समाज के संबंध में विचार करना कौन सा ऐसा सामाजिक उद्देश्य उसके मूल में निहित थे। आंसर हो जाएगा 22वें का करेक्ट आंसर। यहाँ से एक तो लड़के लड़कियों के लिए विवाह की बढ़ाना, ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इस आंदोलन की स्थापना 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने की थी, राइट, जिसने एम.जी. रानडे, आर.जी. भंडारकर और एन.जी. रंगा जो थे वो सब यहाँ पर इसमें सहयोग प्राप्त था इनको। और दक्षिण भारत में से कुदुमकुरी वीरेशलिंगम ने लोकप्रिय बनाया था। इसका उद्देश्य एकेश्वरवाद को बढ़ावा देना और ये आस्था
के बजाय कर्मों पर जोर देता था। उन्होंने शिक्षा और समझाने के बुझाने के तरीके जो थे उस पर भरोसा किया, न कि हिंदू रूढ़िवादिता के साथ टकराव किया था। ठीक है, आगे आते हैं। आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर 22वें का बी। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के किस नेता ने 1940 में अगस्त प्रस्ताव को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि डोमिनेंट स्टेट्स की अवधारणा अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है? 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 किस गवर्नर जनरल ने शासनकाल में रणजीत सिंह के साथ शाश्वत मित्रता की संधि हस्ताक्षर किए गए थे? आंसर हो जाएगा क्या? 24 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ से लॉर्ड मेडकॉफ नहीं, लॉर्ड विलियम बेंटिक इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 से 25 नंबर है तेभागा आंदोलन के संबंध में विचार करना है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इसका गलत बता रहा है? कौन सी बात गलत है? देखते हैं। पहला स्टेटमेंट, पहला है इसकी शुरुआत सितंबर 1946 में बंगाल प्रांतीय किसान सभा द्वारा की गई थी। करेक्ट है। सेकंड बात है इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो था या मुख्य केंद्र जो था मुख्य रूप से उत्तरी बंगाल में स्थित था। तीसरा है बर्गादार जोतदारों की जमीनें किराए पर लेने उन पर खेती करते थे। तीसरी बात भी करेक्ट होगी। चौथा, राजवंशी जो उच्च जाति के जमींदार या एक समूह के लोग होते थे उनके किसानों के विरुद्ध इस आंदोलन का नेतृत्व करते थे। डी क्या होगा यहाँ से? ये गलत होगा। ठीक है, बाकी सब करेक्ट है। क्वेश्चन 26 नंबर 26, लॉर्ड डलहौजी की प्रसिद्ध टिप्पणी एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में आ गिरेगी निम्नलिखित में से किस रियासत का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल की गई थी? आंसर हो जाएगा 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? अवध इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, 27 जनजाति विद्रोह और उनसे जुड़े नेताओं के संबंध में विचार करने, आदिवासी विद्रोह और इसका संबंधित नेता। ठीक है, 27 देखो 27 में जो आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? तमाड़ विद्रोह जो तमाड़ विद्रोह बोल सकते हो। ये छोटा नागपुर क्षेत्र, ठीक है, भोलानाथ मद्रास के नेतृत्व आदिवासियों ने अंग्रेज द्वारा लागू की गई थी। ठीक है, तो करेक्ट है। आगे आपका हो जाएगा भूमिज विद्रोह मानसून और मानभूम और सिंहभूम के भूमिज कोल नेतृत्वकर्ता गंगा नारायण सिंह थे। सही है। खोंड विद्रोह 1837 से 1856 के बीच था। तमिलनाडु के बंगाल तक फैलने पहाड़ी इलाके और चक्र बिसोई एक प्रमुख नेता था इसमें, चित्तूर सिंह नहीं थे। कुरुचिया विद्रोह का तलक्कल चंथू रामस नाम्भी और वायनाड कुरुचिया जनजातियों से अंग्रेजी को दमन किया था, उसके खिलाफ छापामार युद्ध भी किया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? ये तलक्कल चंथू ये करेक्ट है। 1 2 4 करेक्ट है, मतलब 3 जोड़े यहाँ पर सही है सी। क्वेश्चन 28 है सहगल के नेतृत्व में विद्रोहियों द्वारा क्या किया गया था? हाँ, प्रबंधित संचार और आपूर्ति के लिए लाइनों के संबंध में कौन सा कथन सही होगा? उन्होंने ब्रिटिश मुख्यालय और दिल्ली के बीच सभी अधिकारी संचार को व्यवस्थित रूप से काट दिया था और रोक दिया था। 28 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत है। क्या होगा? गलत हो जाएगा। सेकेंड, उन्होंने मेरठ में डटे विद्रोह के समर्थन के लिए स्थानीय खाद्य सामग्री आपूर्ति को सक्रिय रूप से मोड़ दिया था। ये भी गलत है। तीसरा है उनके सैनिकों ने सार्वजनिक सड़कों पर नदी पुल को निशाना बनाया क्योंकि वे विदेशियों के शासन को स्पष्ट तरीके मानते थे। ये बात करेक्ट है, सिर्फ तीसरा। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा शाही सम्मिलित है? यहाँ से इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी 1905 में पेरिस में स्थापित हुई थी। 29 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड बात है इंडिया हाउस भारतीय छात्रों के लिए एक छात्रावास के रूप में स्थापित था। सही है। अजीत सिंह पेरिस में जिनेवा से कार्य किया था। ये बात की करेक्ट है। 2 और 3 सी। 30 नंबर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सखाराम गणेश देउस्कर द्वारा लिखी गई पुस्तक देशेर कथा निम्नलिखित में से इस तरह कथनों पर विचार करना है। 30 नंबर क्वेश्चन में पहली बात है इसमें औपनिवेशिक राज्यों में द्वारा मन पर सम्मोहनकारी विजय के विरुद्ध चेतावनी दी थी। पहली बात सही है। ठीक है, सेकंड है इसने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों लोकगीत प्रदर्शन को प्रेरित किया था। तीसरी बात है देउस्कर द्वारा देश का शब्द का प्रयोग बंगाल के विशिष्ट अंदर में किया गया था। यह बात गलत है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से
ओनली 1 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 निम्नलिखित पर विचार करना है। इलेक्ट्रॉन कैथोड किरणों का एक घटक होता है। 31 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विक्षेपित नहीं होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित किया जाता है या विक्षेपित होता है, ये बात गलत हो जाएगी। तीसरा, इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होता है। करेक्ट है। पूछा कौन सा यहाँ पर गुणधर्म इसका नहीं है, तो सिर्फ दूसरा यहाँ पर गुणधर्म इसमें नहीं मानता है। आगे क्वेश्चन आते हैं 32 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा? ठीक है, कौन सा कथन सही है 32 में बताना है। देखो 32 में जो सही हो जाएगा C6C14 7C15 8O16 आइसोटोन समूह है ये। ठीक है, आंसर क्या होगा? डी करेक्ट हो जाएगा। आइसोटोन अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु होते हैं जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। n बराबर क्या होता है? n बराबर a माइनस जेड, ये फार्मूला होता है। आगे आते हैं क्वेश्चन 33 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? आइसोटोप हमेशा रेडियोधर्मी होते हैं। पहली बात, 33 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है क्योंकि आइसोटोप कई आइसोटोप जैसे कार्बन 12, ठीक है, ऑक्सीजन 16, ये स्थिर और गैर रेडियोधर्मी भी होते हैं। केवल अस्थिर आइसोटोप रेडियोइसोटोप सी रेडियोधर्मी 6 से गुजरते हैं। ठीक है, तो ये बात पहली गलत हो जाएगी। अल्फा किरणें हमेशा धनावेशित किरणें होती हैं, ये बात करेक्ट है। तीसरा यहाँ से बीटा किरणों को ऋणात्मक रूप से आवेशित धनात्मक तथा धनात्मक रूप से और आवेशित की तरह दोनों हो सकती हैं। फिर से पढ़ते हैं, बीटा किरणें ऋणात्मक रूप से आवेशित और धनात्मक रूप से आवेशित दोनों तरह से हो सकती हैं। करेक्ट है। चौथी बात है, गामा किरणें चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो सकती हैं। गलत है, चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं हो सकती हैं, तो गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? 2 और 3 सिर्फ करेक्ट है इसका। 34, जब सोडियम और क्लोरीन आपस में विक्रिया करते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है। इस संबंध में बताना कौन सा सही होगा? ऊर्जा मुक्त होती है और एक आयनिक बंध बनता है। 34 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड, ऊर्जा मुक्त होती है और एक सह संयोजक बंध बनता है। गलत हो जाएगा। ऊर्जा अवशोषित होती है और एक आयनिक बंध बनता है। गलत है। ऊर्जा अवशोषित होने पर आयनिक बंध नहीं बनेगा। ऊर्जा अवशोषित होने पर एक सहसंयोजक बंध बनेगा, ये भी गलत है। सिर्फ पहली बात यहाँ से क्या होगी इसकी? करेक्ट है, एक स्टेटमेंट। 35 नंबर है, रासायनिक तत्वों के आवर्त सारणी में बताना कौन सा सही है इसके बारे में। एक आवर्त में आयनीकरण विभव धीरे धीरे क्या होता है? कम होता जाता है। पहली बात यहाँ से गलत है क्योंकि एक आवर्त में आयनीकरण विभव जो होता है धीमे धीमे बढ़ता जाता है, कम नहीं होता है। सेकेंड बात है, तत्वों के समूह जैसे जैसे परमाणु भर बढ़ता है इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होती जाती है, ये बात एकदम करेक्ट है। तीसरा, किसी दिए गए आवर्त में जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? बढ़ती जाती है, कम नहीं होती है। 1 और 3 गलत है, गलत ही पूछा है, तो 2, 1 और 3 सी करेक्ट होगा आंसर। 36 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 36 में पहली बात है, पानी की टंकी में फंगस मरने के लिए नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल का नहीं। ठीक है, तो यहाँ से 20 का करेक्ट आंसर होगा, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेंजीन के लिए सत्य है? बेंजीन के लिए सत्य है 37 में। आंसर हो जाएगा यहाँ से, इसमें 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड होते हैं। सी आंसर क्या होगा इसमें? करेक्ट हो जाएगा। बेंजीन C6H6। ठीक है, इसमें 6 कार्बन परमाणु की एक षटभुजी वलय होती है जिसमें एकांतर क्रम में एकल और द्विबंध अनुनाद संकर होते हैं। बंधों की संख्या प्रत्येक CH बंध होते हैं और इक्वल 1 सिग्मा बंध होता है। 6 सिग्मा बंध प्रत्येक CC एकल बंध में 1 सिग्मा बॉन्ड 6 C सिग्मा बंध होते हैं जो कुल सिग्मा बंध 6 और इसको दर्शाते हैं। तो ऐसे आप याद नहीं कर पाओगे, आप जो क्वेश्चन पूछो उसके अकॉर्डिंग आप कर लो। 37 का सी आंसर होगा। ठीक है, 38 नंबर है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों के गलनांक के घटते क्रम में बताना है कौन सा होगा? घटते क्रम में हो जाएगा एसिटिक अम्ल, क्लोरोफॉर्म, एथेनॉल, मीथेन। इसका आंसर होगा 38 का डी करेक्ट है। क्वेश्चन 39 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है कथनों पर। देखते हैं, इसमें बोला कथन एक मल्टोज जल अपघटन पर ग्लूकोज के अणु देता है। पहला क्या होगा? 39 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, माल्ट का उपयोग मल्टोवा जैसे स्वास्थ्य पेय पदार्थों के रूप में करते हैं। सेकेंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें सही है और इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है क्योंकि माल्टोज का जल अपघटन की बात कर रहा था यहाँ पर और इसकी स्वास्थ्य पेय जल की बात कर रही है। ठीक है, दोनों सही है लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40 सूची को सूची 2 को मिलान करना है। देखते हैं रासायनिक यौगिक और इसका उपयोग कौन कौन सा होगा। पहला बोला है पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड है क्या हो जाएगा? 40 का ये हो जाएगा
A का 2 फोटोग्राफी। पोटेशियम नाइट्रेट का क्या होगा, पोटेशियम नाइट्रेट क्या हो जाएगा आपका B का 4 गन पाउडर। पोटेशियम सल्फेट का C का क्या होगा 1 उर्वरक। मोनोपोटेशियम टाइट्रेट का क्या होगा, ये हो जाएगा आपका D का 3 बेकरी। करेक्ट आंसर 40 का ए करेक्ट है। 41 नंबर है नाइट्रिक एसिड HNO3 के 0.01 मिलियन का पीएच ज्ञात करना है, कितना होगा। 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये होगा कितना 2 होगा। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 42 42 नंबर। 42 नंबर है खाने से जुड़े इन रासायनिक जो यौगिक है उसके बारे में विचार करता है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट ये किस लिए डालते हैं, ये करते हैं कि यहाँ पर खाद रंग को लेकर के, खाद रंग के गलत है नहीं, क्योंकि मोनोसोडियम ग्लूकार्ड जो है ग्लूटामेट ये एक जाना माना फ्लेवर बढ़ाने वाला पदार्थ है जो जीभ में मौजूद खास ग्लूटामेट रिसेप्टर को उत्तेजित करता है जिससे एक स्वादिष्ट मांस जैसा स्वाद मिलता है, जिसे उमानी कहा जाता है, ना कि खाद रंग। गलत हो गया। ACE के ये क्या होगा, ये है आर्टिफिशियल स्वीटनर है। ठीक है, ट्राइटजीन फ्लेवर बढ़ाने वाला नहीं है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ फ्लेवर बढ़ाने वाला कौन सा है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट है, तो गलत हो जाएगा तीसरा। ठीक है, ट्राइटजीन एक सिंथेटिक ऑर्गेनिक एंजियो कंपाउंड है जिसे कमर्शियली E102 या येलो के 5 के तौर पर से जाना जाता है। ये सिर्फ फूड कलर के तौर पर काम करता है। ठीक है, आगे सोडियम मेटा बाई सल्फाइड एंटीऑक्सीडेंट, ये बात यहाँ से करेक्ट होगी, ये होगी इसकी एंटीऑक्सीडेंट, है ना। आंसर क्या होगा, ए 2 और 4 करेक्ट है। पूछे गलत कौन सा, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 43 एटॉमिक स्केल पर लंबाई की सुविधाजनक इकाई एंगस्ट्रॉम है, इसकी माप क्या होगी इकाई में। करेक्ट आंसर 43 का हो जाएगा, ये इसकी माप इकाई हो जाएगी तरंगदैर्घ्य सी, यहाँ से करेक्ट आंसर है। आगे आते हैं क्वेश्चन 44 जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर 2 चक्कर लगाती है तब तय की गई दूरी का मान क्या होता है, 0 होता है। 44 का जो पहला स्टेटमेंट है ये क्या होगा, कौन सा पूछा गलत है इसमें से। ठीक है, देखो 44 में जो गलत हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा तय की गई दूरी 0 होती है। 0 क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर पूरा चक्कर लगाएंगे तो दूरी 0 नहीं होगी। ठीक है, दूरी बराबर होता है, मतलब 2 चक्करों के बाद जो दूरी होती है इक्वल इंटू परिधि के बराबर, 2 इंटू परिधि। सेकेंड बात है तय की गई दूरी का मान वृत्ताकार पथ की परिधि के बराबर होता है, बराबर नहीं होता, 2 इंटू परिधि के बराबर होता है, 2 इंटू परिधि। ठीक है, तीसरा विस्थापन का मान वृत्ताकार परिधि के मान का दुगुना होगा, ये भी गलत है। विस्थापन एक सदिश राशि है जो प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक सबसे छोटी सीधी रेखा वाली दूरी को दर्शाती है और 2 पूर्ण चक्करों के बाद वस्तु आपस में प्रारंभिक बिंदु पर लौट आती है, इसलिए विस्थापन 0 होगा। चौथा दुगुना नहीं होगा। विस्थापन का मान 0 होता है, ये बात करेक्ट है, बाकी सब गलत है, सिर्फ एक स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा, चौथा नंबर का। आंसर क्या होगा, गलत पूछा तो 1 2 3। 45 नंबर है 45 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला है कि सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है, जड़त्व के प्रकार इसके उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं। पहला हो जाएगा आपका दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व आपको हो जाएगा जब बस मुड़ती है तो यात्री बाहर की ओर क्या होता है, झुक जाते हैं। ठीक है, उसके बाद विराम का जड़त्व क्या होता है, विराम का जड़त्व होता है आपका कंबल को पीटने पर धूल के कण अलग हो जाते हैं। गति का जड़त्व क्या होता है, गति का जड़त्व हो जाएगा आपका जब एक तेज घोड़ा अचानक रुक जाता है तो सवार आगे की ओर गिर पड़ते हैं। 45 का बी करेक्ट है। 46 नंबर है निम्नलिखित पर विचार करना है, किसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में कम होता है। 46 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, 46 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, गलत है, सही है, गलत है, क्योंकि द्रव्यमान किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा होती है और ये स्थिर रहता है। सापेक्षतावादी प्रभावों को नजरअंदाज करते हुए किसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा और पृथ्वी के समान रहता है, भार बराबर होता है द्रव्यमान इंटू गुरुत्वाकर्षण के कारण, यही तुरंत W बराबर mg, वही गुरुत्वाकर्षण बल भी है जो पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया बल होता है। चंद्रमा के कम द्रव्यमान और त्रिज्या के संयुक्त प्रभाव के कारण चंद्रमा की सतह पर उसी वस्तु का भार पृथ्वी के उसके भार का 1/6 हिस्सा होता है। सेकेंड बात है किसी वस्तु का भार वह बल है जिसमें गुरुत्वाकर्षण द्वारा आकर्षित होती है, सही है। किसी वस्तु का भार ध्रुवों का भूमध्य रेखा की ओर कम हो जाता है, करेक्ट है। सिर्फ 2 3 सही है, यहाँ से 46 का आंसर सही क्या होगा, बी। 47 नंबर है निम्नलिखित में से कथनों में से कितने कथन मैग्नस प्रभाव इफेक्ट को प्रदर्शित करते हैं। आंसर हो जाएगा 47 का करेक्ट आंसर, केवल यहाँ पर 2 होंगे, कौन कौन से। मैग्नस प्रभाव एक ऐसी परिघटना होती है जो तब घटित होती है जब कोई घूमती हुई वस्तु किसी तरल
जैसे कि हवा में होकर गुजरती है। इसे एक उत्पादक बल या लिफ्ट फोर्स भी कहते हैं, उत्पन्न होता है, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर वस्तु का मार्ग अपने मूल जो अवस्था हो या पथ होती है उससे क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से गेंद वाला जो है घूमती हुई गेंद इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। और हवाई जहाज के पंख का आकार ये बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है, ना कि मैग्नस कर। तो यहाँ से बर्नौली के प्रमेय में तो हवाई जहाज इसमें नहीं होगा, ठीक है। आगे, कीटनाशकों के छिड़काव के लिए प्रयुक्त उपकरण, करेक्ट है। 1 और 3 सही है, 2 बातें। क्वेश्चन नंबर 48, एक 2 ओम तथा एक 3 ओम का प्रतिरोधक समांतर श्रेणी में जुड़े हुए, एक संयोजन 4 ओम के प्रतिरोधक के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो 2 ओम के प्रतिरोधक प्रवाहित धारा 2 एम्पियर होगी। स्रोत का प्रवाहित कुल धारा कितनी होगी? आंसर क्या होगा 48 का? देखो 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा आपका, क्या आंसर होगा, बी, मतलब 3.33 एम्पियर इसका आंसर होगा, ठीक है। फार्मूला लगाना है आपको, राइट। इसमें आप लगाओगे V बराबर आई आर जो होता है उसके अकॉर्डिंग आप लगाओगे, इसमें जो भी दिया होगा आपकी वैल्यू, इसमें समांतर शाखा के बाद आप लगाओगे इसमें समांतर कुल धारा में आप 2 प्लस जितना यहाँ पर इसकी समांतर क्रम जैसे जोड़ते हैं वो, ठीक है। श्रेणी क्रम में 4 ओम के साथ था, इसलिए यहाँ पर इसमें कुल धारा आपका 3.3 ओम होगा। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आंसर है, ठीक है। 48 का आंसर क्या होगा? बी करेक्ट है। 49 नंबर है, एक ध्वनि तरंग का आयाम दुगुना कर दिया जाता है तो इसके निम्नलिखित में से क्या नहीं बदलेगा? इसकी चाल सेम रहेगी, चाल इसकी नहीं बदलती है, क्योंकि यहाँ पर यांत्रिक ध्वनि तरंग की चाल पूरी तरह से उस माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है जिसमें होकर वह गुजरती है, जैसे कि माध्यम से घनत्व और प्रत्यास्था और उसके तापमान पर यह तरंग आयाम पर निर्भर नहीं करती है, इसलिए आयाम को बदलने के लिए तरंग की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीवन प्रभाव का सही वर्णन करता है? जीवन प्रभाव का सही वर्णन करता है, आंसर 50 का हो जाएगा। इसमें चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विखंडन शामिल होता है। बी 50 का सही आंसर होगा। जीवन प्रभाव वह परिघटना होती है जिसमें एक स्थिर बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में अंतर्गत एक एकल स्पेक्ट्रम की रेखा कई घटकों में क्या होती है, विभाजित हो जाती है। जब कोई परमाणु प्रकाश उत्सर्जित करता है या शोषित करता है तो उसके इलेक्ट्रॉन विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों में बीच संक्रमण करते हैं और एक समान वातावरण में कई परमाणु क्वांटम अवस्था बिल्कुल समान ऊर्जा को साझा करते हैं। इस स्थिति में अपभ्रंशता के रूप में जानते हैं। 50 का बी। 51 नंबर है 51, इसमें बोला है रोगवाहक और इसके यहाँ पर संबंधित कौन कौन से रोग होंगे बताने हैं। पहली बात है क्यूलेक्स मच्छर एक 3, ठीक है, एलिफेंटियासिस हो जाएगा इसका। उसके बाद टीसी मक्खी क्या होगा? बी का 1 हो जाएगा आपका, ट्रेपेसोमियासिस, ठीक है। उसके बाद सैंड फ्लाई आपका हो जाएगा सी का 4, लिस्मेनियासिस, फ्लिया आपका हो जाएगा प्लेग, ठीक है। करेक्ट आंसर 51 का बी। 52 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा प्रणाली के बारे में दिए गए कथन में से विचार करना है। उपार्जित प्रतिरक्षा खास होती है और इसे सक्रिय रूप से या निष्क्रिय रूप से हासिल किया जा सकता है। 52 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकेंड, माँ के दूध पहले दूध में मौजूद IgA एंटीबॉडी प्राकृतिक निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा उदाहरण होता है, लेकिन IgM नहीं होता है, ये बात करेक्ट है। तीसरा, एलर्जी होने पर शरीर में IgM प्रकार का इम्यूनोग्लोबिन बनता है, ये बात गलत होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर IgE एंटीबॉडी एलर्जी प्रतिक्रियाओं से जुड़ी होती है और एलर्जी होने पर शरीर में IgE बनता है, ठीक है, और रक्त में कम मात्रा में पाया जाता है। IgE प्रकार तत्काल हाइपर सेंसिटिविटी प्रक्रियाओं का मुख्य भूमिका निभाता है, करेक्ट है। आंसर 1, 2, 4 सही पूछा है, तो यहाँ पे पूछा गलत कौन सा है, तो केवल तीसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित पर विचार करना है, अनुवांशिक यहाँ पर विकार और इसके कारण कौन कौन से हो सकते हैं। पहली बात है डाउन सिंड्रोम जो है ये एक आनुवंशिक विकार है जो क्रोमोसोम की 21वीं या 21 ट्राइसोमी के कारण होता है और माँ की उम्र बढ़ने के साथ साथ इसका जोखिम भी बढ़ता जाता है। डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 21 होगा, ठीक है, तो 53 का क्या हो जाएगा? करेक्ट है ये। सेकेंड, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक एक्स गुणसूत्र की अधिकता होने के कारण, टर्नर सिंड्रोम जो होगा ये एक्स गुणसूत्र की कमी होने के कारण होता है, और सिकल सेल एनीमिया उत्परिवर्तन के कारण। ये सब लिख लोगे, पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी एकदम करेक्ट है आंसर इनमें से सभी। 54 नंबर है, किंगडम पोटिस्टा के बारे में विचार करना है, गलत कथन कौन सा होगा? गलत कथनों को पहचानना है।
देखते 54 में, जो गलत है। पहली बात यहाँ से इसमें बोला है सभी पोटिस्ट एक कोशिका और गतिशील होते हैं। पहली बात गलत है क्योंकि सभी पोटिस्ट एक कोशिका वाले यूकैरियोटिस होते हैं। हालांकि ये सभी चल फिर नहीं सकते हैं और कई पोटिस्ट में फ्लैजेला, सिलिया या स्यूडोपिया नहीं होते हैं और वे खुद हिल डुल नहीं सकते हैं। पहली बात गलत हो जाएगी, गतिशील नहीं होते हैं। सेकेंड बात है काइसोफाइट्स की कोशिका भित्ति सिलिका की जड़ी होती है। सेकेंड बात करेक्ट है। यूग्रेनोट्स प्रोटीन युक्त पेलिकल होते हैं। तीसरी बात भी करेक्ट है। चौथा, प्रतिकूल परिस्थितियों में स्लाइम मोल्ड्स प्लाज्मोडियम बनाते हैं। चौथी बात गलत है। चौथी बात गलत है क्योंकि जो स्लाइम मोल्ड्स है ना, स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं ये प्रतिकूल परिस्थितियों में प्लाज्मोडियम बनाते हैं और स्लाइस मोल्ड्स अनुकूल परिस्थितियों में प्लाज्मोडियम नामक समूह बनाते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये अलग अलग होकर फ्रूटिंग बॉडी बनाता है जिसमें बीजाणु स्पोर्स होते हैं। 2-3 करेक्ट है, गलत पूछा है तो 1 और 4। क्वेश्चन नंबर 55 55 नंबर है। पुमंग के बारे में विचार करना है, कौन सा सही होगा। देखो पुमंग के बारे में यहाँ पर सही जो है, एक तो पहला पंखुड़ी से जड़े जो पुकेसर या पंखुड़ी से जुड़े जो पुकेसर दलग गलाते हैं, पहला करेक्ट है। सेकंड, जब पुकेसर एक बंडल में जुड़े होते हैं तो इसे एक संघी कहते हैं। सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, परिदलग्र पुंकेसर लेडी में पाया जाता है। चौथी बात, बहुसंधि स्थिति का अर्थ होता है कि पुंकेसर स्वतंत्र होना। चौथी बात भी करेक्ट है, सभी करेक्ट है। आंसर यहाँ से सी। क्वेश्चन नंबर 56 56 नंबर है। संयोजी ऊतक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा बताना है, ठीक है। एरियोलर ऊतक का एक ढीला संयोजी ऊतक होता है। 56 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकंड, वसा ऊतक एक प्रकार का सघन संयोजी ऊतक का होगा, गलत होगा। तीसरा, उपास्थि संवदी और खनिज युक्त होती है, गलत है। रक्त में तरल मैट्रिक्स प्लाज्मा होता है, ये बात करेक्ट है। 1 और 4 सही है, सी आंसर होगा। 57 नंबर है 57। निम्नलिखित में से कौन सा एक झिल्ली रहित कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स दोनों की प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। 57 का आंसर क्या होगा, 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका राइबोसोम, इसका सही आंसर होगा ए नंबर, ठीक है। राइबोसोम झिल्ली रहित राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के कण होते हैं जो सभी कोशिकाओं में मौजूद होते हैं। क्योंकि इसमें लिपिड झिल्ली का आवरण नहीं होता है इसलिए ये आदिम प्रोकैरियोटिक्स कोशिकाओं और उन्नत यूकैरियोटिक्स कोशिकाओं दोनों आवश्यक प्रोटीन जैसे का वर्णन का काम करने के लिए पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58। दो न्यूरॉन्स के बीच जोड़ को क्या कहते हैं। दो न्यूरॉन्स के बीच के जोड़ को कहते हैं, करेक्ट आंसर सिनेप्स। क्या कहते हैं, सिनेप्स। सिनेप्स एक न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स या सेल बॉडी के बीच का कार्यात्मक जोड़ या खाली जगह होती है। ये न्यूरोट्रांसमीटर नामक विशेष रासायनिक संदेश वाहक को एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तक यहाँ पर संकेत भेजने में मदद कर सकते हैं। आंसर क्या होगा, 58 का डी करेक्ट है। 59 नंबर है 59 नंबर। सूची को सूची 2 को मैच करना है हार्मोन और यहाँ पर से कार्य क्या होंगे। प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है ये क्या होगा। देखो 59 का जो पहला स्टेटमेंट है ये हो जाएगा आपका स्तन ग्रंथियों के विकास को उत्तेजित करता है, ठीक है। उसके बाद पीटीएच, ठीक है। पीटीएच क्या होगा, ये आपका रक्त में कैल्शियम से बढ़े हुए स्तर को नियंत्रित करेगा, ठीक है। कार्टिसोल, कार्टिसोल क्या होता है, कार्टिसोल जो होता है ये हो जाएगा आपका तनाव के प्रति प्रतिक्रिया देने वाला। और डी एड्रेनलिन ये हो जाएगा आपातकालीन लड़ो या भागो या मतलब इसकी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना। करेक्ट आंसर 59 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन 60 है। सूची को सूची 2 को मैच करते हैं, इसमें देखते हैं वैज्ञानिक और इसके क्या योगदान है। पहली बात है हार्डी बेनबर्ग। हार्डी बेनबर्ग क्या होगा सृष्टि में, ये हो जाएगा आपका पहला अनुवांशिक संतुलन सिद्धांत। ह्यूगो डी विरिच क्या होगा, बी का 2 विकास उत्परिवर्तन सिद्धांत। अर्नेस्ट हेकल, अर्नेस्ट हेकल हो जाएगा आपका सी का 3 पुनर्पूर्जीकरण सिद्धांत। और ओपेरिन और हार्डेन ये आपका हो जाएगा जीवन रासायनिक विकास। चारों बातें करेक्ट है, 60 का आंसर डी। 61 नंबर है। निम्नलिखित पर विचार करना है। जोहानेस केपलर ने ग्रही कक्षाओं की खोज की परंतु इसमें पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माना था। 61 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, गलत है। क्योंकि प्रारंभ में पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना था और जिसकी परिकल्पना या जिसकी परिक्रमा सभी आकाशीय पिंड के विभिन्न कक्षाओं में करते थे और वे भू केंद्रीय सिद्धांत उनके कहा जाता था। और इसका प्रतिपादन मिस यूनानी खगोल शास्त्री बलाडियरा टॉलमी ने 140 ईस्वी में किया था। पहली बात गलत है।
सेकेंड, कोपर्निकस के अनुसार सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र पर भी तथा सभी ग्रह की परिक्रमा करेंगे। 61 का सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ओनली 2 बी आंसर होगा। क्वेश्चन 62 62, बघेलखंड का पठार किन क्षेत्रों को अलग करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये अलग करता है केंद्रीय उच्च भूमि और पूर्वी पठार को। बी आंसर होगा, क्योंकि बघेलखंड का पठार भारत के प्रदीपी पठार का एक हिस्सा है जो भौगोलिक रूप से केंद्रीय उच्च भूमि और पूर्वी पठार के बीच स्थित होता है। बघेलखंड के पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। यह मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिस्से और उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग जैसे मिर्जापुर सोनभद्र में फैला हुआ है। 62 का बी। 63 नंबर आते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं। इसमें दोआब और नदी दे रखा है। ठीक है, पहली बात है इसमें बिस्त दोआब आपको हो जाएगा व्यास सतलज, बारी दोआब आपको हो जाएगा व्यास रावी, रचना दोआब रावी चिनाब, चज दोआब आपका चिनाब झीलम। करेक्ट आंसर 63 का क्या होगा? 1 2 3 4, तो आंसर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। 64 नंबर है, राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में प्रवाहित होने वाली एक अल्पकालिक प्रवाह नदी जिसका उद्गम अरावली पर्वतमाला के पश्चिम ढालों से होता है। आगे चलकर ये लूनी नदी की अभिन्न अंग बनती हुई उसमें विलीन हो जाती है। ठीक है, तो ये जवाई नदी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65, हिंद महासागर में डायपोल का मुख्य आधार क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो हिंद महासागर में डायपोल पश्चिमी हिंद महासागर, अरब सागर का और पूर्वी हिंद महासागर के बीच समुद्री सतह का तापमान में अंतर को मापता है, और हिंद महासागर डायपोल को भारतीय जो नीनो है उसके नाम से जानते हैं, और ये एल नीनो को प्रभावित करता है जिससे भारतीय मानसून प्रभावित होता है। ठीक है, भारतीय जो महासागर है हिंद महासागर, उसमें डायपोल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, सकारात्मक हिंद महासागर डायपोल तथा नकारात्मक हिंद महासागर डायपोल। ठीक है, और सकारात्मक हिंद महासागर डायपोल की स्थिति में उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर का तापमान पूर्वी हिंद महासागर के समान तापमान से अधिक होता है, और सकारात्मक वाले में इसमें भारतीय मानसून के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है सकारात्मक और नकारात्मक से। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन 65 देख लें, 66 आते हैं। 66 नंबर है, लवणी मृदा जो होती है उसके संबंध में विचार करना है। लवणी मृदा का विकास शुष्क और अशुष्क जलवायु तथा जलाक्रांत से क्षेत्र में होता है। 66 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड बोल रहा है कि लवणी मृदा में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी उसकी करेक्ट हो गई थी। तीसरा, लवणी मृदा में उसका अधिकतर प्रसार पश्चिमी गुजरात तट पर डेल्टाओं और सुंदरबन क्षेत्रों में पाया जाता है। तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों सही है, 1 2 3 डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृहद क्षरण का सही रूप में नहीं बताता है? किसके बारे में कौन सा सही नहीं है? वृहद क्षरण के बारे में। ठीक है, 67 पहली बात, इसमें बोला है कि यह एक गुरुत्वीय गमनात्मक प्रक्रिया होती है। पहली बात क्या होगी? पहली बात करेक्ट है। दूसरा, ये गुरुत्वाकर्षण बल प्रभाव से होता है। इसमें अपवर्तन कारकों का होना आवश्यक नहीं मानते हैं। इसमें भौतिक रासायनिक परिवर्तन होते हैं, ये बोला नहीं होते, तो गलत हो जाएगा। 67 का सी करेक्ट है, सॉरी सी नहीं, हाँ 67 का सी करेक्ट है। 68 आते हैं, दुलहस्ती परियोजना भारत के कौन से राज्य में किस नदी पर स्थित है? करेक्ट आंसर 68 का हो जाएगा, ये स्थित है जम्मू कश्मीर चिनाब, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं कर रहा है? कौन सम्मिलित नहीं कर रहा है 69 में बताना है। देखो नहीं सम्मिलित हो रहा है, एक तो 69 का हो जाएगा ओंटारियो। ओंटारियो क्या होगा? आपका कनाडा व संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, करेक्ट है। जो नहीं सम्मिलित हो रहा विक्टोरिया हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि विक्टोरिया जो होता है युगांडा, केन्या, तंजानिया होना चाहिए। युगांडा सोमालिया जिम्बाब्वे नहीं होगा। बल्खस कजाकिस्तान, ओनेगा रूस करेक्ट है। आगे क्वेश्चन 70 है, सूची को सूची 2 को मैच करेंगे। यहाँ से देखते हैं। पहली बात है द्वीप और यहाँ पर इसकी अवस्थिति क्या है ये बता रखा है। 70 नंबर पहली बात, क्यूबा आपका हो जाएगा यहाँ से कैरिबियन सागर, ग्रीनलैंड आपका हो जाएगा आर्कटिक महासागर, न्यू गिनी आपका हो जाएगा पश्चिमी प्रशांत महासागर, और बोर्नियो आपका हिंद महासागर। करेक्ट आंसर 70 का सी करेक्ट है। 71 है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन के संबंध में
विचार करना है यदि कोई संवैधानिक संशोधन विधेयक जो होता है देश की संघीय संरचना को प्रभावित करता है तो उसे किसी राज्य की विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला देखो 71 का जो पहला स्टेटमेंट होगा ये गलत होगा। क्या होगा? गलत होगा। सेकेंड बात है राज्य विधानमंडल के लिए संवैधानिक रूप से यह अनिवार्य है कि वे किसी संसद या किसी संघीय संशोधन विधेयक को प्राप्त होने से 6 माह के भीतर उसका अनुसमर्थन करें। सेकेंड बात भी यहाँ से इसकी गलत होगी। ठीक है, दोनों बातें गलत हैं क्योंकि संविधान में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। ठीक है, और इसका अनुसमर्थन 6 महीने की समय सीमा के भीतर करना होता है। आंसर क्या होगा? 71 का दोनों बातें गलत है, डी। क्वेश्चन नंबर 72 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आधार का सटीक वर्णन करता है? सीबीआई के बारे में सटीक वर्णन करता है, कौन सा होगा? आंसर यहाँ से इसका 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा सोचो। ये गैर संवैधानिक निकाय है जो अपनी जांच शक्तियां दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के प्राप्त करता है। सी करेक्ट आंसर यहाँ से 72 का। ठीक है, 73 आते हैं, 63 नंबर और 73 नंबर। यदि कोई राज्य सरकार राज्य के भीतर रेल मार्ग के रखरखाव से संबंधित किसी वैध वर्गीकरण को जिसे निर्देश यहाँ पर लागू करने के लिए स्पष्ट रूप से इनकार कर देती है तो किस विशिष्ट अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति ये घोषित कर सकता है कि उस राज्य की सरकार का संचालन संविधान के अनुसार नहीं किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा 73 का करेक्ट आंसर यहाँ से अनुच्छेद 365 डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण समिति ने मूल रूप से सतर्कता के लिए केंद्र सरकार की इस एजेंसी को सलाह और मार्गदर्शन देने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की सिफारिश की थी? आंसर क्या होगा? 74 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से क्या होगा? संथानम समिति करेक्ट आंसर होगा। 75 अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद 339 ए 239 ए है ना, 339 नहीं। इसके तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है सिवाय किसके? सिवाय यहाँ पर ये पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था को छोड़कर। ठीक है, पुलिस सार्वजनिक व्यवस्था भूमि को छोड़ करके। आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। 76 नंबर है, संविधान के अनुच्छेद 31C के अंतर्गत राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किन विधेयक सिद्धांतों या किन जो निर्देशक सिद्धांत हैं उसको लागू करने के लिए बनाए गए कानून को इस आधार पर शून्य घोषित किए जाने का संरक्षण प्राप्त होता है कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का उल्लंघन करते हो? आंसर 76 का हो जाएगा आपका करेक्ट, ये हो जाएगा अनुच्छेद 39B 39C। ठीक है, अनुच्छेद 39B जो है और 39C इसका सही आंसर होगा। अनुच्छेद 39B सामुदायिक भौतिक संसाधनों को समान हित को लेकर के न्यायसंगत और अनुच्छेद 39C धन उत्पादन को साधनों को लेकर संकेंद्रण की रोकथाम को निहित होना। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? सी यहाँ से 76 का करेक्ट आंसर है। हम लोग यहाँ से 76 क्वेश्चन ही कवर करेंगे। ठीक है, 76 1 to 76 तक, और हम लोग 77 से पार्ट 2 में कवर करेंगे। 77 से 150 तक हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर जितने भी पेपर होगा वो सब पेपर आपको अच्छे से सॉल्व करना है। यहाँ पर तीसरा पेपर है ये, राइट, 2 पेपर तक हो गए और भी इसके जो आगे के जो क्लासेस हैं उसके पेपर हमको कराने हैं अभी फुल लेंथ, वो भी हम लोग करेंगे कवर। ठीक है, तो एंड करते हैं से इसको। और एक बात आपको याद रखना है, देखो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, UKT चैनल जो है इसको आप सब्सक्राइब कर रखा है आपने, देखते भी हो। ठीक है, तो आपको DUKT को भी सब्सक्राइब क्यों नहीं करना है? उसको भी करना है क्योंकि यहाँ पर कुछ अगर अभी कॉपीराइट पहले कुछ दिन पहले आया था, इस वजह से मैंने यहाँ पर इसको चैनल बनाया था। वहाँ से किकर कुछ इसमें प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पर अपने क्या हो जाएंगे, वापस इस चैनल में हम लोग अपना चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो इसको भी सब्सक्राइब करके रखो, आपको यहाँ से चीज़ें कुछ मिलेंगी देखने को। ठीक है, तो भी यहाँ पर ये खत्म हो रहा है, आपको लिखना है दिल्ली UPSC नॉलेज टेक, आपको चैनल मिलेगा, उसको सब्सक्राइब करना है आपको। ठीक है, कि यहाँ पर कुछ अगर चीज़ें कराई जाएंगी तो वहाँ से आपको देखने को मिलेंगी। एंड करते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।